चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बुक नंबर। में एक लाइन लिखी हुई थी, फॉर दिस रीजन ट्रांजिशन मेटल्स सच एज प्लेटिनियम, निकल etc are used as catalyst in hydrogenation reaction। भाई हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर आपके पास कैटलिस्ट के तौर पे इसीलिए तो यूज किया जाता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो रिलीज हो तो उसमें जाकर बैठ जाए। बात समझ रहे? एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो, वो रिलीज हो तो उसमें जाकर बैठ जाए। मेरे जहन में एक एग्जाम्पल है तो वो खवातीन के रेफरेंस से, लेकिन थोड़ा सा मामला जरा नाजुक हो जाएंगे, इसलिए मैं जरा कुछ कह नहीं रहा इस बारे में। मिसाल है खवातीन तैयार, मैं दे देता हूँ मिसाल। खवातीन तैयार होती हैं, वो अक्सर होता है ना बालों को निकालने के लिए वैक्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है, ऐसा है भाई? ऐसा होता है ना कोई सीन? तो उसके अंदर आप देखते हैं कि वो जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल क्या करता है, उन बालों को अपने अंदर घुसो, मतलब अपने अंदर जो है वो जमा लेता है या पकड़ लेता है उनको। अब आप जैसे ही उसको खींचते हैं तो वो बाल उसके साथ साथ निकल आते हैं। एक्सेस जितनी चीज है, एक्सेस जितने हैं, वो सब निकल कर आपके पास आ जाते हैं। ऐसी होती है ना कहानी। तो यहाँ पर भी यही है कि उसकी एक पूरी लेयर है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, चैप्टर नंबर 7 था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसके अंदर आप शी के बारे में पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद है सबको ये? याद है, प्लैटिनम से स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता दैट्स था। गुड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर प्लैटिनम प्लेट को यूज कर रहे थे, जिसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा था। वो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही थी? क्योंकि ये मेटालिक हाइड्राइड्स हैं। बात समझ में आती है आपको? क्योंकि ये क्या है भाई, ये मेटालिक हाइड्राइड्स हैं आपके पास। कहानी सिर्फ इतनी है। आइए जरा बात को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 का नाम, चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आकर एंड होती है सब शेल एस पर। बात यहां तक समझ में आती है सबको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स उन तमाम एलिमेंट्स को कहते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है आकर ब्लॉक एस पर। और एस पर एंड होने की सूरत में जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? सबशेल एस जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है वो 1 में पड़ेंगे, जिसमें एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आगे का सबशेल खाली होता है, उस वो कहां पे आएंगे? 2 में आएंगे। तो सिर्फ यही दो ग्रुप्स आपके पास ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये ब्लॉक्स है ना। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और वो ब्लॉक्स कौन कौन से थे? जल्दी से जरा नाम बता दो मुझे, ब्लॉक्स कौन कौन से थे? SPDF, दैट्स गुड, एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहला ब्लॉक पढ़ रहे हैं आप, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आपके पास ग्रुप नंबर 1 है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की। अगर मैं आपसे बात करता चलूं तो ग्रुप नंबर 2 में आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम है। बात यहां तक क्लियर है भाई? तो ये एलिमेंट्स आपके पास पाए जा रहे हैं दो अलग अलग ग्रुप्स में। कोई मुझे जरा जल्दी से सिर्फ इतना बता दे कि ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, क्या नाम है उनका? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो ये हैं आपके अल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेहतरीन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये वो रहे सारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। ये 2 ग्रुप्स हैं, सिर्फ ये 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में इसके अलावा कोई और चीज नहीं आती। बात यहां तक सबको क्लियर है? सिर्फ ये 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और वो 6 और 6 12, सिर्फ ये टोटल 12 एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, और इनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बात यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलूं भाई? यस सर।
चलो आगे चलते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी सम जनरल प्रॉपर्टीज. अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज. देखो जो चैप्टर नंबर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इनके अंदर एक सवाल बड़ा कांस्टेंट है, वो आएगा ग्रुप ट्रेंड्स का. उसको हम आगे अभी देखेंगे. सबसे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जो इन दोनों ग्रुप्स की कुछ कॉमनली कंसिडर की जाने वाली प्रॉपर्टीज है. उनके अंदर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, ये सारे एलिमेंट्स हैं लाइट मेटल्स. दीज ऑल आर द लाइट मेटल्स. ये सब क्या है भाई? अगर ये लाइट मेटल्स हैं तो कोई मुझे बताएगा कि हैवी मेटल्स कौन होते हैं? डी ग्रुप के ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट दैट्स व्हाट कहलाते हैं हैवी मेटल्स. और रेयर अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? लैंथेनाइट, एक्टिनाइट. एफ ब्लॉक. इन्हीं वर्ड्स आप एफ ब्लॉक कह सकते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं रेयर अर्थ मेटल्स. इनका दूसरा नाम मतलब और स्पेसिफाइड नेम उनका क्या है? लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स, अगर हम उसको डिफाइन करते हैं. फिर कहा जा रहा है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल्स एंड लार्ज एटॉमिक साइजेस. इन दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल्स काफी ज्यादा लो होती हैं और इनके एटॉमिक साइजेस काफी ज्यादा बड़े होते हैं. कोई मुझे बताएगा कि एटॉमिक साइजेस बड़े क्यों होते हैं इनके? देखो जब आप ग्रुप में चलते हैं ना, तो ग्रुप में तो नहीं बता सकते कि एटॉमिक साइजेस की कहानी है, लेकिन जब आप पीरियड्स में चलते हैं तो पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे होते हैं? एटॉमिक साइजेस डिक्रीज हो रहे होते हैं. और राइट टू लेफ्ट हमेशा एटॉमिक साइजेस इंक्रीज हो रहे होते हैं. बात यहां तक सब मेरी समझ रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? हाँ चलो. फिर बताया गया दे आर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मर्स. कोई बताएगा क्यों, क्या वजह है कि ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स करते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. That's ये good. लूज करना. क्योंकि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो इतनी अनस्टेबल हैं कि वो हमेशा कैटाइंस ही जनरेट करेंगे. एनाइंस वाली कहानी उनके पास कभी भी पैदा नहीं हो सकती. फिर कहा जा रहा है डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक है ये, यानी कि ये और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक है. मैंने इसकी वजूहात को बहुत अच्छे अंदाज में डिफाइन किया है, बहुत लेंदी प्रोसीजर में इसको डिफाइन किया है. तो जरा जल्दी कोई मुझे बता दे कि डायमैग्नेटिक क्यों है, क्या वजह है, इनके पास ऐसी क्या चीज नहीं है जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक है? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Unpaired electrons due to the absence of unpaired electrons. इसकी वजह से ये सारे डायमैग्नेटिक होते हैं. आगे बताया जा रहा है these elements and their mostly compounds are the colorless. ये और इनसे बनने वाले इनके मेजॉरिटी कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं. बात यहां तक सबको समझ में आती है? कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप चाहें कि हम डिस्कस कर लें तो मुझे बता दो फौरन. ये दो अलग अलग ग्रुप्स और इनके बीच में इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज. कोई सवाल किसी का? पूछ लो भाई, कोई सवाल, कोई बात ऐसी जो पूछनी हो. सर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल को बता दें क्यों ऐसा है. ये मैं अभी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल अभी नहीं बताऊंगा कस्मा. मैं अभी ग्रुप ट्रेंड्स में इसको अच्छे से मतलब बहुत प्रॉपर अंदाज में इसको डिफाइन करूंगा. आयनाइजेशन पोटेंशियल तो सबको पता है ना, that the minimum amount of energy which is required to remove an electron from a gaseous atom is known as the ionization potential. वो आयनाइजेशन पोटेंशियल पता है. लो क्यों होती है वो उसकी वजह मैं अभी बताऊंगा. हालांकि लो भी मैं बता चुका हूं कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल किस वजूहात की बिना पर होती है, वो भी हमें खैर पता है, लेकिन अब हम उसको आगे देखेंगे अपने पास. तो ये कॉपी डाउन कर लिया है सबने? यस सर. आगे स्टार्ट करें, बात को आगे लेके चलें.
क्या तुम लोग सो रहे हो सारे आज? सर जी, कलर को इतना क्यों फोकस किया जाता है कि कलर ड्रेस हो गई या कोई कलर को स्पेसिफिक फोकस कलर क्यों होगा? किया जाता है? मतलब कलर की फोकसनेस मैं आपको ऐसे समझाऊं कि देखो, जब हम चैप्टर नंबर 5 पर पहुंचेंगे, या अगर आपके पास टेनियर हो तो आप टेनियर में देखेंगे उसमें अक्सर सवाल आता है कि कलरफुल कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल्स क्यों जनरेट करते हैं, बाकी कोई कलरफुल कंपाउंड्स क्यों जनरेट नहीं कर पाता, क्या वजह है, उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है? तो फिर हमें कुछ डिफरेंट ग्रेड्स में इलेक्ट्रॉन्स को उतरते हुए, उनकी एनर्जीज को रिलीज होते हुए हम देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि वो कलरफुल कंपाउंड जनरेट करते हैं, ये नहीं करते। कलर का बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। मिसाल में ऐसे समझाऊं कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसको बहुत ज्यादा आइडिया ना हो केमिकल सब्सटेंसेस का, मैं आपको, मतलब आप लोग ने भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को इस तरह से अपने फ्री हैंड के ऊपर नहीं देखा। मैं एक प्याला दूं, एक प्याले के अंदर पानी लेकर आऊं, और एग्जैक्टली सेम एक प्याला उसके अंदर HCl लेकर आऊं, और दोनों लाके आपके सामने रख दूं और बोलूं मुंह धो लो, इनमें से किसी एक प्याले में पानी है, क्या करोगे बताओ? इंडिकेटर डालेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। और कोई तरीका? देखो कलर सेम है ना दोनों का, दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा आपके पास जो है वो वाटर है? कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है मुझे? सर एसिड की स्मेल नहीं होती, स्मेल होती है ना उसकी कोई। बेहतरीन हो गया ना, यही तो जवाब चाहिए था। एसिड एक ऑर्डर होगा ना भाई, उसका एक सोर स्मेल होगी उसकी खट्टी सी। मतलब कोई ऐसा है जिसने HCl टेस्ट करा है कभी? बड़ा तो साइंस लैब में किया था। ये हाँ, नहीं, वो बड़ा एक्सपेरिमेंट। लीमू लीमू सा उसका जायका होता है। सर गलती पिपेट की हाँ, वजह से गलती से वो चला हो जाता है। जाता है, वो पिपेट की वजह से ही जाता है। बड़ा मजा आता है, फिर उसके बाद दांत काफी देर तक जो है वो अजीब से हो जाते हैं, मजा नहीं आ पाता कुछ खाने पीने का भी। खैर बहरहाल, तो हमें कलर्स के ऊपर और कुछ माइनर जो ग्रेडिंग्स है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस इसी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंस रखना है, एक दूसरे से चेंज दिखाना है। इसी वजह से हमें कलर्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि ये सब्सटेंस ये कलर जनरेट करता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे समझाऊं कि आप लोग इंशाल्लाह अपने सेकंड ईयर के जब प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, तो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके पास एक मतलब प्रैक्टिकल के एक बहुत लेंदी एक बड़ा पार्ट है, और वो पार्ट जो है वो बेस कर रहा होता है इसके ऊपर कि आपको डिफरेंट सॉल्ट्स दिए जाते हैं। ये रब कर दूं मैं बोर्ड? बात करते करते रब कर देते हैं। जी सर। तो आपको डिफरेंट सॉल्ट्स दिए जाते हैं और आपसे सॉल्ट में पूछा जाता है कि बताओ ये सॉल्ट कौन सा है। मतलब मेरे जैसा आदमी अगर खड़ा हो और उसको सॉल्ट दे दिया जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो चखना शुरू कर दूंगा, चख के चेक कर लेते हैं। अगर लीमू वाला जायका आएगा तो शायद लेमन का कोई सॉल्ट होगा, है? अगर कोई चाइनीज सा जायका आएगा तो अजीनोमोटो होगा, वो एक चाइनीज नाम वाला सॉल्ट नजर आता है। तो भैया उसके लिए आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में कैसे, मतलब केमिकल रिएक्शन में आपने एक सब्सटेंस डाला, अंदर से एक आवाज आएगी मैं जिंक हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। वो कलर डिफरेंट जनरेट करेगा, अलग अलग कलर्स जनरेट करते हैं, उन कलर्स की बुनियाद पे पिपिप्टीज जनरेट होते हैं आपके पास, फ्यूम्स जनरेट होते हैं आपके पास, रेजिड्यूज जनरेट होते हैं। उसकी बुनियाद पे आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, दिस इज जिंक, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज निकल, दिस इज प्लैटिनम। बात समझ में आ रही है सारी? तो कलर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसलिए बात यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक बड़ा अहम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हालांकि चैप्टर नंबर 3 में खासे टॉपिक अहम है, लेकिन मैं इसको अहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बुनियाद है, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी यही टॉपिक आएगा एक बार। टॉपिक का नाम है ग्रुप ट्रेंड्स। कोई मुझे ट्रेंड का मतलब बता दे, क्या होता है, किसे कहते हैं ट्रेंड? ग्रेजुअल चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। Gradually changing या variations in the properties of the elements are known as the group trends. The changes, the variations in the physical properties. Normal trend के लफ्ज क्या होता है? जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे समझाऊं, अगर हम पुराने 70s के दौर में चले जाते हैं, दुनिया के 70s के दौर में चले जाते हैं, तो मैं खवातीन के एस्पेक्ट से तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगर लड़कों की बात करें तो हम लड़कों की अगर जीन्स को देखते थे तो बेल बॉटम होती थी, मतलब ये पतली पैंट आते आते एकदम से यूं खुल जाते, शरारे हो जाते थे, गरारे कहते हैं शायद उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल वो बन जाते थे। फिर फैशन चेंज हुआ, जीन्स पहले तो वो कॉटन के होते थे, फिर जीन्स आ गई, फिर जीन्स के बाद फिर चलते चलते फिर नैरो जीन्स हो गई,
फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत छाना शुरू हो गई, कपड़े फटना शुरू हो गए। तो ये क्या चल रहा है, ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये फैशन चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते के साथ साथ बदलता जा रहा है। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स के साथ भी होता है, ग्रुप ट्रेंड्स, यानी कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब उतरते हैं तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ वेरिएंस आ रहा होता है, कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं। बात समझ में आती है सबको कि ग्रुप ट्रेंड्स किसे कहते हैं? यस सर। दैट्स गुड। अगर हम बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड्स की, तो ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में बताया जाता है द वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखना, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम जाना है हमेशा। बात समझ में? टॉप टू बॉटम उतरेंगे हर ग्रुप के अंदर, तभी हमें पता चलेगी वेरिएंस जो उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। बॉटम टू टॉप कभी नहीं जाते, टॉप टू बॉटम में हमेशा वेरिएंस देखते हैं। और किस में वेरिएंस? केमिकल प्रॉपर्टीज का नहीं इतना ज्यादा वेरिएंस। द मेजर डिफरेंस इज विल बी इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनके अंदर जो फिजिकल चेंजेस होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जैसे एटॉमिक साइजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, जैसे चार्ज डेंसिटी है, ये सारे ग्रुप ट्रेंड्स हैं। जैसे सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारे इनके ग्रुप ट्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं ये सारे इनके ग्रुप ट्रेंड्स? बात यहां तक सबको समझ में आती है? जी सर। सबसे पहला ग्रुप ट्रेंड हमेशा स्टार्ट, जब भी सवाल आ जाए कि ग्रुप ट्रेंड्स और कुछ ग्रुप ट्रेंड्स को डिफाइन कीजिए, भले एस ब्लॉक के, भले पी ब्लॉक के, भले डी ब्लॉक के, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? कोई बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं भाई? द लोकेशन ऑफ या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं तुम लोगों के लिए एक और अच्छे अंदाज में वेल डिफाइंड वर्ड्स में लिख देता हूं इसे। हम इसको स्लैश लगा के लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली, मतलब यहां पे जो मकसद है ऑक्सीडेशन स्टेट का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसे कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सीक्वेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। बात यहां तक समझ रहे हैं? जो सीक्वेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की प्लॉटिंग की, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब मेरे पास दो ग्रुप हैं, एक साथ मैं दो ग्रुप्स को कंसीडर कर रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में सिर्फ ये दो ग्रुप हैं। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके लास्ट शेल में, ग्रुप नंबर 1A के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? एक। और इनके लास्ट शेल में कितने हैं भाई? दो। अब अगर मैं बात करता हूं इनके ऑक्सीडेशन नंबर की और फिर इनके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो क्या नंबर होगा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। +1 सर। +1। इनका क्या होगा? +2। कोई मुझे +2। ये बता दे कि ये प्लस क्यों आ रहा है? प्लस के माने क्या है? क्या मतलब है इस प्लस का? देता है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू पुट अ द पॉजिटिव चार्ज, वी हैव टू पुट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नंबर ऑन दैट पर्टिकुलर एटम। हम उसके नंबर्स के साथ कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसके मुताबिक हम उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया है। और नेगेटिव चार्ज मतलब किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया। गेन किया है इलेक्ट्रॉन में से हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप एक दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देंगे। जैसे आपने लिथियम की लिख ली। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। बेरिलियम का बता दो। 4। याद है भाई तुम्हें? तो याद है, बाकी सब सो रहे।
तो लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं प्लॉट करता हूं तो ये आएगा 1s2 और 2s1। फिर अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो 1s2 और फिर 2s2। आप देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल में, आप देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया है, सो दिस थिंग मस्ट बी बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 1a। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एंड s मस्ट बी द लास्ट ऑर्बिटल, द लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट का लास्ट ऑर्बिटल है s। इसी वजह से ये ग्रुप नंबर 2 में कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। बात यहां तक समझ में आई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? जी सर। कोई सवाल इससे रिलेटेड किसी का? नो सर। सही है। अच्छा, इसको वर्ड्स की फॉर्म में सर फिलहाल यहाँ नहीं। पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स किए हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम डिफाइन करने लगते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो हम उसको इस अंदाज से डिफाइन करते हैं कि यार वो कितने इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एबिलिटी है, बेसिकली एबिलिटी ऑफ द कंबाइनिंग विद एनी अदर एलिमेंट और टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हालत है, ऑक्सीडेशन नंबर जो उसके ऊपर लग रहा है। अच्छा, यहां पर इस लफ्ज ऑक्सीडेशन से मतलब मुगालते में नहीं चले जाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन के माने क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। और रिडक्शन के माने क्या होते हैं? एडिशन ऑफ अगर क्लोरीन Gain की of बात electron. कर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर आता है -1 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सवाल पैदा होता है कि सर ये ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव चार्ज वाला है, दिस मस्ट बी द रिडक्शन नंबर। तो रिडक्शन नंबर ही है, लेकिन उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर कर रहे होते हैं कि उसकी एबिलिटी ये है, एबिलिटी ये है। आपको याद हो चैप्टर नंबर 7 था आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर के न्यूमेरिकल्स थे, याद है? जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन होता था और आपसे कहा जाता था कि इसके अंदर मौजूद इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करके बताओ। ऐसा होता था या नहीं होता था? यस सर। जी जी ऐसा सर। था। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है, उसी ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिकली आपसे बात की जा रही है। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? अच्छा, 1.5 मिनट बाकी है, मुझे अगली हेडिंग स्टार्ट करनी है। 1.5 मिनट बाकी है, मैं कह रहा हूँ रीज्वाइन कर लेते हैं जरा, और जल्दी से आ जाना बिना वक्त को जाया किए। सही है? जल्दी से आ जाना सारे। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं, बिना वक्त को जाया किए फौरन आ जाओ।